हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। ये मैं लगभग आपको हर एक टॉपिक में कहता हूँ, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, ये जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर, आपकी बॉडी की जो पीएच होती है वो माइन्यूट रेंज में मेंटेन की जाती है 7.35 टू 7.45। ये बॉडी की नॉर्मल पीएच मानी जाती है, जो कि न्यूट्रल है, स्लाइटली अल्कलाइन आप इसको कह सकते हैं। इसको लेके आपकी बॉडी की पीएच अगर फॉल हो जाए, सपोज दैट 5.9 हो जाए या बढ़ जाए 8.9 हो जाए, तो क्या आप इस कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे? अगर 5.9 हो गया, 8.9 हो गया या 10.0 हो गया, इवन इतना पीएच तक तो आपका बॉडी टॉलरेट भी नहीं कर सकता। नहीं, आपकी बॉडी ये कंडीशन जो कि एसिड का कंडीशन है और ये जो कि अल्कलाइन का कंडीशन है, वो आपकी बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर पाएगी। जब एसिड की हम लोग बात करते हैं, जैसे एसिड कोई भी माइंड में क्लिक होता है तो कितना खतरनाक चीज़ है एसिड, कितना लेथल चीज़ है एसिड। एसिड अगर आपके स्किन पे पड़ जाए तो स्किन क्या होता है? जल जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि एसिड जो है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड एलिमेंट्स है, इवन आप एसिड को खाते भी हो, बेस को भी खाते हो, अल्कलाइन जिसको हम लोग कहते हैं, बेस को दूसरे लैंग्वेज में क्या जाना जाता है? अल्कलाइन। अगर मैं ऐसा कहूं कि एसिड आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, कितना अचरज की चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में आप यूज करते हैं। इवन एसिड आपकी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, ऐसा भी अगर मैं कहूँ तो ये भी कोई अनोखी बात नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी एसिड पाया जाता है। और आपकी बॉडी में एसिड और बेस का मेंटेनेंस भी चलता है। तो आप यानी कि आपको एसिड बेस के बारे में भी जानना जरूरी है, और आपके बॉडी के इंटरनल एसिड बेस का बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, कैसे होता है, क्या क्या मैकेनिज्म हो, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। यानी आपके बॉडी एंड नेचर के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जामिनेशन, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और आप अगर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जनरली ये इंक्लूड होता है और थर्ड ईयर के भी सिलेबस में इंक्लूड होता है, तो वो व्यू से भी आपको पढ़ना है। अब जब एसिड इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मली सेंटेंस बोला था कि एसिड आप डेली कंज्यूम भी करते हैं, एसिड और बेस दोनों को आप कंज्यूम करते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे? मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। आप लेमन तो यूज करते हैं, नींबू, आप टोमेटो तो यूज करते हैं, टमाटर, है ना, देन आप कर्ड तो यूज करते हैं, दही, देन आप इम्बलिका तो यूज़ करते हैं। ये थोड़ा नया नाम लग रहा होगा, बहुत ही फेमस नेम है, आंवला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आंवला। आपने आंवला तो देखा होगा। इन सब के आइटम्स में सब में एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में, दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड इम्बलिका, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। कहते हैं ना कि आंवला खाओ, विटामिन सी उसमें प्रेजेंट है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इतने सारे, और न जाने इसके अलावा भी कितने सारे एसिड और भी प्रेजेंट है जो कि आप खाते हैं। तो जनरल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इनके भी याद रखना है कि इनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी ये सारे फॉर्मल क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। आपके स्टमक में HCl पाया जाता है। HCl का मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके बॉडी के इंटरनल में भी एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और इवन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, जनरली अभी लेक्चर जब फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे।
फॉर्मल लैंग्वेज में जाने कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपके स्किन पे, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है क्या है, उसका पीएच बहुत कम होगा। ऐसा मैंने पहले आपको पढ़ाया है, इसे हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। इस पे 3 मेजरिंग होता है, यहाँ 14th होता है, यहाँ 7 होता है और यहाँ 0 होता है। 1 2 3, यहाँ 7, यहाँ 13, यहाँ 9, यहाँ 8। तो 7 के उधर जितना आप बढ़ेंगे राइट साइड, 8 9 10 11 12 13 14 तक, वो अल्कलाइन होते जाएगा, बेस होते जाएगा। 7 के इधर जितना आप बढ़ते आएंगे लेफ्ट साइड में, चाहे 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 2 1 0, 0 नहीं होता, 0 किसी का पीएच नहीं होता, इमीडिएटली आप 1 कहेंगे। तो जितना इधर फॉल होते आएंगे वो एसिडिक होते जाएगा। तो जितना इधर आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पीएच में, और जितना इधर होगा उतना स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा पीएच में। तो जो आपको आपके बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका पीएच लगभग 2.9 to 3.5 होता है, इसके समथिंग अराउंड में पाया जाता है। सोचिए 2.9 जिसका पीएच हो, अगर आपके स्किन पे गिर जाए, आपके बॉडी पे, कपड़े पे गिर जाए तो कपड़ा जल जाएगा, स्किन जल जाएगा। कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नेचर ने आपके बॉडी के अंदर दिया है उसको, इतना प्रोटेक्टिव वे में लगाया है। क्योंकि ये ना होगा तो आपके बॉडी में हो सकता है खाना ना डाइजेस्ट होगा, इसका प्रोडक्शन ना हो तो हो सकता है आपको भूख ना लगे, इसका अगर सेक्रेशन ना हो स्टमक के अंदर तो हो सकता है कि लॉट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए आपके जीआईटी में। तो बहुत ही ह्यूज रोल होता है इसका, गैस्ट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ इसको। तो आप एसिड खाते भी हैं, आपकी बॉडी के अंदर एसिड प्रेजेंट भी होता है, इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। सिमिलरली आपके लिए अल्कलाइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली आपके लिए बेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर क्या बेस भी हम लोग खाते हैं? बेस भी हम लोग यूज करते हैं, ऑफ कोर्स। बेस भी, जिसको हिंदी में क्षार बोला जाता है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोला जाता है, और न्यूट्रल को हिंदी में उदासीन बोला जाता है। तो जो बेस होता है, क्षार होता है, उसे भी आप खाते हैं, उसे भी आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले डेली लाइफ का सबसे ज़्यादा यूज है क्षार का, दैट इंक्लूडेड ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और सर्फ तो सब लोग यूज करते हैं, बिना साबुन के तो इवन आजकल लोग नहाते भी नहीं। नहाने वाले साबुन की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, कपड़ा धोने वाले साबुन की हम लोग बात कर रहे हैं। जो कपड़ा धोने के लिए साबुन हम लोग यूज करते हैं, हालांकि नहाने वाले साबुन में भी कास्टिक सोडा वगैरह यूज होता है, उसमें भी हम लोग क्षार ही यूज करते हैं, ठीक है, वो भी बेस ही है। तो साबुन एंड डिटर्जेंट दोनों में क्या होता है, बेस यूज होता है। इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या अवेलेबल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं टूथपेस्ट। जो आप डेली लाइफ में टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, पर डे दांत को घिसते हैं ब्रश लेके, उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है। टूथपेस्ट में होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गया सर डेली लाइफ में यूजेबल, खाते भी हैं आप क्षार को, बेस को आप खाते भी हैं। एग्जाम्पल में बताऊं, करेला। एसिड जो होगा टेस्ट में, हालांकि अभी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, जो भी एसिड होंगे वो आपको खट्टे होंगे। कैसे टेस्ट में होंगे, स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। कैसा होगा, खट्टा, जिसको सौर बोलते हैं, SOUR। नींबू खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, इसलिए सब एसिड है। बेस जो होगा, क्षार जो होगा, कड़वा होगा स्वाद में। करेला आप खाते हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गार्ड। क्या बोला जाता है, बिटर गार्ड का मतलब करेला। करेला आप खाते हैं ना, करेला में बेस प्रेजेंट होता है, क्षार प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, करेला में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, इसका नाम आप याद रखना। मोमोर्डिसिन उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, मोमोर्डिसिन। इसकी कैटेगराइज किया गया है सेकंड, मोमोर्डिसिन सेकंड उसमें करेला में पाया जाता है।
तो करेला आप खाते हैं, बिटर कर्ड है। ऐसे लॉट ऑफ एग्जाम्पल और भी हैं जो क्षार और एसिड एंड बेस आप पर डे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। सेकेंड वन, एसिड एंड बेस आपके कम्युनिटी और इन्वायरमेंट में लॉट ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट है और उनका डेली लाइफ में एक्सेप्ट ऑफ इट इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, तो उनके बारे में आपको स्टडी करना जानना जरूरी है। आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दे इफेक्ट योर हेल्थ। कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में भर्ती हो गया, तो आईसीयू में भर्ती होने के बाद सबसे पहले डॉक्टर उसका यही टेस्ट करना चाहता है कि उसके बॉडी के अंदर पीएच क्या चल रहा है, ब्लड गैस एनालिसिस। ऐसा आपने डॉक्टर को लिखता हुआ टेस्ट देखा होगा, एबीजी। जो भी बंदा आईसीयू में होता है, चाहे वो बच्चा हो, न्यूबॉर्न हो, बेबी हो, एडल्ट हो, ओल्ड एज पर्सन हो, जो आईसीयू में भर्ती हो, सीसीयू में भर्ती हो, एनआईसीयू में भर्ती हो, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती है, यमराज के यहाँ से टिकट कटा हुआ हो, कभी भी यहाँ से रिटर्न निकल सकता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर के माइंड में क्लिक होता है कि उसके बॉडी में अंदर में एक्चुअल में क्या पीएच चल रहा है, उसको डिटरमाइन करना चाहता है। इसलिए वो टेस्ट लिखता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी का मतलब क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टरी से ब्लड निकालिए और उसमें प्रेजेंट गैस के एनालिसिस कीजिए। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेशर मेजर कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी देखिए, ऑक्सीजन का भी देखा जाता है, देन HCO3 बाइकार्बोनेट का भी देखा जाता है, SCO2 का भी देखा जाता है, लॉट ऑफ पैरामीटर होते हुए, और उससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी क्या है। और वो कहाँ से निकलता है? इसी टॉपिक से निकलता है, एसिड बेस इम्बैलेंस। जब आप पढ़ेंगे ना, इसमें फर्दर आगे सब टॉपिक है, उसको पढ़ाऊंगा तो जाके पता चलेगा। इसलिए टॉपिक पढ़ना आपको बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। क्लियर हुआ इतनी सारी बातें आपको? देखिए बच्चों, जब इतना सारा बात आप पढ़ लिए, जान लिए, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा आपको एसिड और बेस से। एसिड थोड़ा सा इसको मिटाने से पहले आपको बताता हूं, फिर क्लीन करूंगा। अब कोई भी टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाता हूं, तो कोई भी टॉपिक को पढ़ाने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जैसे एसिड एंड बेस का नाम आया, तो एसिड और बेस का डेफिनेशन मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एसिड और बेस का डेफिनेशन से नहीं स्टार्ट करूंगा। एसिड और बेस के पहले प्रॉपर्टीज बताऊंगा। प्रॉपर्टीज का मतलब क्वालिटी। जैसे मैं एक टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं अच्छा से आपको पढ़ा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दिस इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी क्वालिटी है। उसी प्रकार से एसिड और बेस की क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है, उसको पहले बताऊंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके देयर आर रीजन बिहाइंड ऑफ इट। बोलोगे सर पहले तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए ना, उसका डेफिनेशन जानना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए 3 साइंटिस्टों ने जोर लगाया, 3 महान साइंटिस्टों ने जोर लगाया। सबसे पहले आर्हेनियस ने जोर लगाया, देन ब्रॉस्टेड एंड लॉरी ने जोर लगाया, एंड उसके बाद नहीं दिल माना तो लेविस ने भी जोर लगाया। एक एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए 3 साइंटिस्ट वर्क किए, यानी एसिड और बेस को 3 डेफिनेशन दिया गया, 3 प्रकार से डिफाइन किया गया। तो मैं एसिड और बेस का डेफिनेशन जो है, जब इनके थ्योरी पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आर्हेनियस थ्योरी इंक्लूड है, ब्रॉस्टेड एंड लॉरी थ्योरी इंक्लूड है, एंड लेवाइस थ्योरी इंक्लूड है, तो इन तीनों के थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसी समय आपको एसिड एंड बेस की डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड एंड बेस का क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड एंड लॉरी एसिड एंड बेस का क्या डेफिनेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू द लेविस एसिड एंड बेस का क्या डेफिनेशन है। क्लियर हुआ आपको? एक यहाँ चीज़ और आप मेंशन करके याद रखेंगे, आर्हेनियस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड इन 1884। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्हेनियस थ्योरी कब प्रपोज किया गया था? 1884 में। ब्रॉस्टेड एंड लॉरी थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1923, 1923 में, एंड लेविस थ्योरी वाज आल्सो प्रपोज्ड इन द 1923, ये भी 1923 में ही प्रपोज्ड किया गया। ओके, इतनी सारी बातें आपने जान ली। तो डेफिनेशन जब हम इनकी थ्योरी अभी स्टार्ट करेंगे आगे की ओर, तब जानेंगे। उससे पहले हम लोग एसिड एंड बेस के बेसिक प्रॉपर्टीज जानेंगे। ऑलराइट,
अब देखिए सर, हम लोग प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज में हम लोग एसिड एंड बेस दोनों की प्रॉपर्टी साथ में जानते चलेंगे, ठीक है, कि इसमें एसिड की क्या प्रॉपर्टी है और बेस की क्या प्रॉपर्टीज है। मैं यहां लिखता हूं। सबसे पहले टेस्ट को जानेंगे। एसिड कैसा होता है टेस्ट में? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। कैसा? सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब खट्टा होता है, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। चाहे नींबू खाओ, टमाटर खाओ, दही खाओ, आंवला खाओ, ये सारे कैसे हैं? खट्टे हैं स्वाद में। तो ये कैसा होगा? टेस्ट इन सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा। वेयर एज बेस आर बीटर इन द टेस्ट। कैसा? बीटर इन द टेस्ट। जैसा कि बीटर गॉर्ड आपने खाया था, करेला कैसा लग रहा था आपको? कड़वा लग रहा था। तो एक कड़वा होते हैं टेस्ट में। पहली प्रॉपर्टी से हो गई, जान लिया आपने। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, एसिड आर अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होते हैं, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से फ्लो कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ एसिड्स फॉर्म द इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्वस सॉल्यूशन। जब इनका डिसोसिएशन होता है, अभी फर्दर पढ़ाऊंगा, डिसोसिएशन होगा जब टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो क्या होगा? इनका इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्शन करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। इसलिए दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एसिड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकता है। एक टब में एसिड डाल दो, उसमें आप वायर डाल दो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही फ्लो हो रहा होगा, और दूसरा एक और वायर डालो उसी टब में इलेक्ट्रिसिटी से, और आगे की ओर लाइट जलाओ तो लाइट जल जाएगा, जबकि दोनों वायर आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ जो मीडियम हमने उसमें डाला है, जो एसिड है, वो एसिड क्या है? गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। बेस भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कहीं आपने को बताया होगा कि बेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते, तो ये रॉन्ग है। क्षार भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट हम इनको इनकी प्रॉपर्टीज में नहीं ऐड करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ जब भी हमें गुड कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो एसिड इज अ गुड एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट हम इन्हें एज ए यूज करते हैं, क्षार को नहीं यूज करते। क्लियर है आपको? थर्ड वन, इसकी प्रॉपर्टीज में आप याद रखेंगे कि एसिड्स कैन टर्न द लिटमस पेपर ब्लू टू द रेड। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की? कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। यानी इनकी प्रॉपर्टी ये ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करने की होती है। अगर आप इनके प्रॉपर्टी जो मेन है कि ये लिटमस पेपर को रेड बना देंगे। प्रॉपर्टी आप इतना याद रखें कि एसिड जो है लिटमस पेपर को रेड बना देगा। अगर आपने रेड लिटमस पेपर डाली है तब भी वो रेड रहेगा। आइदर यानी कि ये जो इंडिकेटर लिटमस होता है, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज किए हैं और किसी एक्वस को यूज कर रहे हैं, उसमें आपने लिटमस पेपर को डाला, ब्लू लिटमस को, और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो आप समझ लेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, क्योंकि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड ही। क्लियर है आपको? यानी कि एसिड को जांच करने के लिए आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे इन द एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज दैट ऑफ एसिड हैज pH ऑफ लेस देन 7.0, यानी कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 6.9। मैंने अभी बताया था ऐसा pH स्केल पे कि 7 यहाँ था मिड में, इधर जितना जाओगे एसिड होगा, इधर जितना जाओगे अल्कलाइन होगा। तो 7.0 से जितना भी pH होगा वो सब के सब किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है आपको? हाँ, आपको इधर की ओर क्षार की ओर भी बताते चलता हूँ। मैंने थर्ड वन यहाँ बताया था कि जो एसिड होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। जो बेस होगा, जो क्षार होगा, थर्ड वन इसकी प्रॉपर्टीज आप जान लीजिए। बेस
बेस की प्रॉपर्टी होती है लिटमस को ब्लू बनाने की, एसिड की प्रॉपर्टी थी लिटमस को रेड बनाने की, बेस की प्रॉपर्टी होती है लिटमस को ब्लू बनाने की। सो दैट बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अगर आप रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं, लिटमस पेपर क्या है, एक पीएच इंडिकेटर होता है, अगर आप रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे तो उसको ब्लू बना देगा कौन, बेस। अगर कोई आपने कंटेनर लिया हो, उस कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है, उस लिक्विड में आपने रेड लिटमस पेपर जाके डाल दिया और वो ब्लू में अगर कन्वर्ट हो गया तो आप समझेंगे कि उस जो कंटेनर था उसमें जो लिक्विड था वो कैसा था, बेस था। उसका पीएच कितना होगा, 7.0 से एबव होगा, यानी कि बेस हैज पीएच ऑफ, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं, पीएच पहले पढ़ाया हूँ उसमें बताया भी हूँ। पीएच ऑफ ग्रेटर देन 7.0, यानी कि 7.0 से एबव होगा, 7 से लेकर कितना तक होगा, 14.0 तक होगा। 7 से ऊपर जितना चलते चला जाएगा वो बेस कहलाएगा, चाहे 8 हो, 9 हो, 10 हो, सबके सब अल्कलाइन होंगे, बेस होंगे। एंड 7 से नीचे जितना भी आएगा, चाहे 6.9 हो, 5 हो, 4 हो, 3, 2, 1, सबके सब एसिड होंगे। क्लियर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है दोनों के सिमिलर है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, ध्यान से सुनेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इन एक्वस सॉल्यूशन या व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस दे फॉर्म द वाटर एंड सॉल्ट। जब भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करेगा तो वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। एसिड रिएक्ट्स with base and form water and salt, water and salt। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन क्या होगा, वाटर का एज वेल एज सॉल्ट का। सेम यही प्रॉपर्टीज इसके भी होती है। व्हेन बेस इज रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म द वाटर एंड सॉल्ट। ये प्रॉपर्टी बहुत ही मेन है, अभी थोड़ा सा बताता हूँ। व्हेन बेस react with acid in aqueous solution form the water and salt। थोड़ा जब लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा ना, जब लेक्चर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो आपको वहाँ पढ़ने के लिए एक चीज़ मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं, बफर। जब एसिड बेस बैलेंस पढ़ाने लगूंगा उसमें टॉपिक बताऊंगा कि बफर क्या होता है। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर एंड सॉल्ट बना देगा, और बेस के भी वही प्रॉपर्टी है कि अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर एंड सॉल्ट बना देगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन में दोनों को मिक्स किया जाए, दुश्मन का मतलब क्या है कि अगर दो लोगों की मैं बॉडी बिल्डिंग करवाने जा रहा हूँ, मेरा जितना बॉडी की कैपेसिटी है उतना हमारे सामने वाले एक पर्सन को लाया उसकी भी बॉडी की कैपेसिटी उतनी है, और अगर हम दोनों बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों या तो हारेंगे नहीं, या तो हारेंगे तो दोनों हारेंगे, नहीं तो जीतेंगे तो दोनों जीतेंगे, नहीं तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे, क्योंकि समान इक्वल है। यानी दोनों न्यूट्रल रहेंगे, लड़े तो क्योंकि दोनों में इक्वलिटी थी ना। तो वैसे ही ये दोनों भी दुश्मन है, एसिड भी इसका और बेस भी इसका। अगर दोनों को सेम कॉन्सेंट्रेशन में लड़ा दो, मिक्स कर दो, जितना अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन में बेस यूज किया है, अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एसिड का यूज किया है, दोनों को मिक्स कर दो तो दोनों मिक्स करके न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। यही प्रॉपर्टी जो शो करता है कि बेस एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, जो न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा उसे हम सॉल्ट कहेंगे, और वाटर में तो रिएक्शन हुआ है तो वाटर का फॉर्मेशन होगा ही। सेम एज यहाँ भी होगा, बेस जो रिएक्शन करेगा अगर एसिड के साथ तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा ही, और एक न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा जो कि सॉल्ट होगा। अब यहाँ पे एक और बनता है रेशियो कि अगर हमने बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया और एसिड को वीक कर दिया तो भी न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ कुछ बेस का भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, लेकिन न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। ये है इसकी प्रॉपर्टी। एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। 6.1 जो एसिड होंगे वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेटेड होंगे,
और जो बेस होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेटेड होगा। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। एंड H+ का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन आयन। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज में, आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही अच्छा बताने वाला हूँ कि एसिड आर द कोरोसिव। कैसे होते हैं एसिड? कोरोसिव होते हैं। लोहे पे एसिड को बहुत देर तक लोहे को आप इन्वायरमेंट में छोड़ देते हो, पानी बरसता है, बहुत ज़्यादा नमी है, एसिड में क्या होता है? जंग लग जाता है। क्यों लगा? क्योंकि इन्वायरमेंट में एसिड प्रेजेंट था। आप बोलोगे इन्वायरमेंट में भी एसिड प्रेजेंट होता है? ऑफकोर्स प्रेजेंट होता है सर। मिट्टी में एसिड प्रेजेंट होता है, हवा में भी एसिड प्रेजेंट होता है, वाटर में भी एसिड प्रेजेंट है, सभी जगह एसिड प्रेजेंट है, लेकिन उसकी अमाउंट हमें फील नहीं हुआ और वो अमाउंट उस लोहे पर वर्क कर सकता था, इसलिए कोरोसिव हो गया। रिएक्शन हुआ वहाँ पे। क्या रिएक्शन होता है? फेरम के साथ ऑक्साइड का, वो बाद में बढ़ाऊंगा। तो जो एसिड होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, जंग लगाते हैं, और जो बेस होते हैं ना सर, वो जंग छुड़ाते हैं। ये होते हैं नॉन कोरोसिव। क्या होते हैं? वो बॉर्डर वाला जंग नहीं है, कोरोजन है, कोरोसिव, नॉन कोरोसिव। एग्जाम्पल क्या मैंने आपको बताया था? सॉप, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कभी देखा है आपने कि जंग लगा रहा है? कपड़े की मैल छुड़ाता है, साफ करता है डिटर्जेंट। सॉप साफ करता है, क्या चिकनाहट होती है उसमें, इसलिए नॉन कोरोसिव है। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो इसके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। याद रखो ये सब। अमोनिया NH3 बेस है, भूलना मत। अमोनिया से क्वेश्चन आता है कि अमोनिया बेस है कि अल्कल एसिड है, तो आप याद रखेंगे बेस है अमोनिया NH3। जबकि NH4 क्या है? ये अमोनियम है। NH3 सर माय डियर फ्रेंड्स याद रखो, इसके बारे में बड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी आगे देने वाला हूँ। NH3 अमोनिया जो है वो बेस है, अल्कालाइन है, जबकि NH4 एक हाइड्रोजन आयन और इससे मिल गया, अमोनियम बन गया। अमोनिया से क्या बन गया? ये केमिस्ट्री है ना सर, बड़ा इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में। अमोनिया से क्या बन गया? अमोनियम। यहाँ पे बन गया NH4 और यहाँ पे था NH3। ये जो है सर वो बेस है, लेकिन जो NH4 बन गया ना वो वीक एसिड है। अमोनियम जो है वीक एसिड है। क्लियर है? एग्जाम्पल में और भी याद रख सकते हो, HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, लॉट ऑफ एसिड है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड है। ये सब का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस। होप समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी करके थ्योरी को, कि आर्हेनियस थ्योरी क्या था, ब्रोस्टेड एंड लॉरी थ्योरी क्या है, लेविस थ्योरी क्या है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके। अब सर जी मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आर्हेनियस थ्योरी के बारे में जानेंगे, विच वॉज प्रपोज्ड इन 1884। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। एसिड एंड बेस को सबसे पहले इन्होंने ही डिफाइन किया था। 1884 के पहले एसिड एंड बेस की क्या प्रॉपर डेफिनेशन थी किसी को पता नहीं था। क्या एक्चुअल एसिड प्रेजेंट थे, पता भी था कि एसिड है, पता भी था कि बेस है, कोई किसी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। लेकिन 1884 में सबसे पहले इट वॉज डिफाइंड बाय द आर्हेनियस। ध्यान से सुनेंगे आर्हेनियस थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन है बड़ी इजी, तुरंत समझ में आ जाएगा एक लाइन में। आर्हेनियस ने डिफाइन किया एसिड एंड बेस दोनों को। आर्हेनियस ने बताया कि एसिड्स आर द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस which dissociate in aqueous solution and produce the hydrogen ion. Similarly, बेस को भी उन्होंने बताया कि बेस आर द या अल्कलाइन या बेस आर द हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग सब्सटेंसेस which dissociate in the aqueous solution and produce the hydroxide ion. समझ में नहीं आया होगा जो मैंने बोला, बहुत ही सिंपल में भाषा में बताने की कोशिश करो, बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि एसिड क्या होता है। इन्होंने बताया, मैं लिख के जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ सर, कि एसिड्स आर
हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, कंटेनिंग सब्सटेंसेस। एसिड में जो होगा वो क्या कंटेन करेगा, एसिड क्या कंटेन करेगा, हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। वो सब्सटेंसेज जिसमें कि हाइड्रोजन कंटेन करेगा, वो सब्सटेंसेज जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एसिड होगा। लेकिन इसमें और भी उन्होंने मेंशन किया, विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, डिसोसिएट इन aqueous solution and produce हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। देखिए कितना सुंदर परिभाषा, कितना सिंपल डेफिनेशन इन्होंने दिया था कि एसिड वो सब्सटेंसेज होंगे जिनमें हाइड्रोजन पाया जाएगा, हाइड्रोजन आयन सब्सटेंस, हाइड्रोजन सब्सटेंस उसमें होगा, उसको हम लोग एसिड कहेंगे। जो कि डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, जिनका डिसोसिएशन अगर किया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, बड़ा ही अच्छा सा वर्ड है एसोसिएशन। क्या आपने पढ़ा होगा, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे मैं और मेरी वाइफ है तो मेरा उसके साथ एसोसिएशन है, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं और मेरा फ्रेंड है तो मेरा उसके साथ एसोसिएशन, वी एसोसिएट विद ईच अदर, हमारा उसके साथ जुड़ाव है, हमने जुड़ा है। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, साथ ही साथ डिसोसिएशन का मतलब टूटना। एसिड ओ सब्सटेंस होगा जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और जब उसका डिसोसिएशन होगा, जब वो टूटेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन, वैसा सब्सटेंस जिसमें कि कुछ भी घुल जाए, जो प्राइमरी सब्सटेंस होगा। जैसे कि वाटर, वाटर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, जो कि प्राइमरी सॉल्वेंट होता है, जो सबको घोल सकता है। वाटर क्या है, नमक को भी घोल देगा, चीनी को भी घोल देगा, आपको भी घोल देगा अगर नदी नहर में कूद जाओगे तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो वाटर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो एसिड वैसा सब्सटेंस होगा जो कि हाइड्रोजन कंटेन करेगा, साथ ही साथ जब उसका डिसोसिएशन होगा, जब वो टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जैसे कि वाटर में अगर टूटेगा तो प्रोड्यूस क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। मुझे एग्जांपल ले लो, मेरे पास क्या है, दांत है, नाक है, आंख है, पैर है। मुझे कोई हथौड़े से अगर तोड़ेगा तो क्या होगा, मेरे दांत बाहर आ जाएंगे ना टूट के। तो मेरे में जो चीज़ है तोड़ेंगे तो वही चीज़ तो बाहर आएगा। तो एसिड में सब्सटेंस में हम कह रहे थे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर एसिड को हम तोड़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन में डाल के तो प्रोड्यूस क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ही तो प्रोड्यूस होगा। क्लियर हुआ आपको। एसिड हम उन्हें कहेंगे, एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट इन वाटर या विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, दे प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन। क्लियर है आपको। एग्जाम्पल से ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपने एसिड लिया है, एसिड को आपने डिसोसिएट किया है, तोड़ा है कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ आप ऐसे करें, एसिड प्लस वाटर, वाटर को अगर आपने या एक्वस सॉल्यूशन यहाँ करें, अगर यहाँ पर प्रोड्यूस क्या होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, प्लस वाटर जो होगा वो एग्जिस्ट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हुआ आपको। एसिड को वाटर के साथ या एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया हमने, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, और एक्वस सॉल्यूशन तो प्रेजेंट रहेगा ही, वाटर प्रेजेंट रहेगा ही। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या, H प्लस आयन, उसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। बताया तो था प्रॉपर्टीज में कि एसिड में H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, याद आया। सिमिलरली ऐसे ही इन्होंने बेस को भी डिफाइन किया है सर। किसको डिफाइन किया है, बेस को, अल्कलाइन को भी। यहाँ पर पहले एसिड जान लिया, अब बेस के बारे में इन्होंने क्या बताया, सिंपली समझ सकते हैं। बेस आर सब्सटेंसेस, बेस आर हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग सब्सटेंसेस, यहां क्या था, हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, जबकि बेस क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग सब्सटेंसेस है बेस, which dissociate in aqueous solution, produced
द हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या हुआ, OH माइनस आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन। देखिए सर, सिमिलरली उन्होंने बेस के बारे में क्या बताया आर्हेनियस ने, कि बेस क्या होगा, हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग सब्सटेंस, जो भी बेस होगा उसमें हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा, यानी कि जो सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है उस सब्सटेंस को हम लोग बेस कहेंगे। लेकिन विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन, जब उसका हम लोग तोड़ेंगे, डिसोसिएशन करेंगे वाटर में डाल के, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बेस प्लस वाटर, यानी कि एक्वस को आपने रिएक्शन करवाया तो प्रोड्यूस क्या होगा, OH माइनस प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, प्लस एक्वस प्रेजेंट होगा। यही सिंपल डेफिनेशन उन्होंने बताया एसिड के बारे में और बेस के बारे में। क्लियर हुआ आपको? एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। पहले एसिड को ही आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल आप समझिए, एसिड का मैं लेता हूँ 2-3 एग्जाम्पल। एक हो गया HCl, एक लेता हूँ H3O, एक लेता हूँ H2SO4। ठीक है सर। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H3O को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम बोलते हैं, नाम याद रखना। H2O क्या होता है, वाटर होता है। H2O क्या होता है, वाटर होता है। लेकिन H3O अगर एक हाइड्रोजन आयन उसमें और जुड़ गया तो वो बन जाएगा हाइड्रोनियम, और हाइड्रोनियम जो हो जाता है वो एसिडिक सब्सटेंस होता है। आप H3O को पी नहीं सकते, मर जाएंगे, क्योंकि वो एसिड है। H2O क्या है, न्यूट्रल है, तो उसको आप पी सकते हैं। और H2SO4 का क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है। क्या काम करो साहब, जो ये HCl है इसका डिसोसिएशन कर दो आप वाटर के साथ। किसके साथ डिसोसिएशन कर दो, वाटर के साथ। एक्वस सॉल्यूशन में हमने इसको डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी, H3O को भी, H2SO4 को भी। एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा, H प्लस Cl माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा प्लस Cl माइनस। हाइड्रोजन जो है अलग हो गया एंड क्लोरीन जो है वो भी अलग हो गया। तो यहाँ पे बना ना सर, हाइड्रोजन आयन लिबरेट हुआ, यही तो बता रहा था, हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो। तो इसमें प्रेजेंट भी था हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट भी था, हाइड्रोजन सब्सटेंस प्रेजेंट भी है, कंटेनिंग भी कर रहा है, और हाइड्रोजन आयन H प्लस को प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो HCl इसलिए क्या कहलाया गया कि ये एसिड है। H3O को डिसोसिएट कर दो एक्वस में, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H प्लस प्लस H2O। एक हाइड्रोजन जो था वो रिमूव होके एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिया, और बच क्या गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, H2O, यानी कि वाटर का प्रोडक्शन कर दिया। यहाँ क्या प्रोडक्शन हुआ सर, H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ। हाइड्रोजन आयन H यहाँ कंटेन भी कर रहा था, जब एक सब्सटेंस था तो हाइड्रोजन प्रेजेंट भी था, और जब टूट गया तो हाइड्रोजन आयन को निकाला। ये हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस कर रहा था, हाइड्रोजन आयन को निकाला। फॉर्मेशन क्या हुआ उसका लेना देना नहीं, तो इसलिए ये भी ये क्या हो गया, एसिड हो गया, क्योंकि आर्हेनियस बाबा ने तो यही कहा था ना। सिमिलरली H2O के साथ भी वही, इसको भी डिसोसिएट कर दो, 2H, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया प्लस SO4 माइनस को अलग, सल्फेट को अलग बना दिया। 2 हाइड्रोजन आयन को इसने प्रोड्यूस किया, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड, इसलिए इसने 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए। हालांकि ये सबके सब स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। यहाँ पे भी क्या हुआ, हाइड्रोजन कंटेन कर रहा था सर, हाइड्रोजन कंटेन कर रहा था, और जब टूट गया सर, तोड़ दिए हम, तो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करना चाहिए, टूटने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है सर, तो इसलिए ये भी एसिड है। क्लियर हुआ आपको? सिमिलरली आपको मैं बेस का भी एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, इनकी थ्योरी कहाँ तक सही, कैसे सही थी। बेस में इन्होंने, मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हैं, बेस हैं। क्यों बेस हैं, कैसे बेस हैं, क्योंकि बेस को क्या बता रहे थे कि उसमें हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग सब्सटेंसेज होगा। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, OH उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। आप देखो जरा ध्यान से, तीनों में यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है, यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग सब्सटेंस है, इसलिए बेस है।
फिर इन्होंने एक और शब्द बोला था, सेंटेंस बताया था इसके बारे में, शब्द नहीं वाक्य बोला था कि अगर आप इसको डिसोसिएट कर दोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं तोड़ के, इसको डिसोसिएट किया हमने, प्रोड्यूस हो गया Na प्लस सोडियम अलग हो गया एंड OH माइनस, ये भी अलग हो गया। करेक्ट है सर, ये तो बेस है, क्योंकि बोला ही था कि OH प्रोड्यूस करेगा, OH प्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, पोटासियम अलग हो जाएगा प्लस OH माइनस अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। LiOH में भी वही हो गया, लिथियम आयन अलग हो गया, Li है प्लस OH माइनस अलग हो गया। क्योंकि ये सभी के सभी हाइड्रोक्साइड कंटेन कर रहे थे और डिसोसिएशन होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन किए, इसलिए सभी के सभी क्या हैं, बेस हैं, क्षार हैं, अल्कलाइन। दिस इज द थ्योरी ऑफ द आर्हेनियस। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस एसिड एंड बेस इन्हीं को कहा जाता है। अब यहाँ दो वर्ड और आपको सीखने के लिए मिलना चाहिए और सीखना चाहिए। एक वर्ड स्ट्रॉन्ग और दूसरा वर्ड वीक। मैंने 4 बार लिख रहा हूँ, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग। क्यों सर? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, दो हैं सर। अब इन्होंने ये भी बताया, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस ने भी कहा कि कुछ जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं और कुछ वीक बेस होते हैं। लेक्चर का स्टार्ट कर रहा था तो उसमें भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे। तो एक्चुअल में इन्होंने कहा कि वैसे एसिड जब उनका डिसोसिएशन किया जाएगा, जब उनको डिसोसिएट किया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, तोड़ा जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल के, तो उनमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। जितना भी उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से सुनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड व्हेन दे डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन दे प्रोड्यूस द कंप्लीट ऑफ द हाइड्रोजन आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड उसे ही कहेंगे जब उनको हम डिसोसिएट करेंगे एक्वस में, तो उनमें जितना भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट था सबको सब वो डिसोसिएट करके प्रोड्यूस कर देंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस भी उन्हें ही कहा जाएगा कि जब उनका डिसोसिएशन होगा तो कंप्लीट के कंप्लीट क्या करेंगे, वो हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन कर देंगे। ऐसे को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। मजबूत है वो, मजबूती के साथ फैसला लिया। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेगा वो स्ट्रांगली फैसला लेगा ना, जो कमजोर रहेगा वो लें नहीं लें, जाएं नहीं जाएं, करें नहीं करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, सो जाएं जगे रहें, ऐसा ही तो फैसला वो करेगा। कमजोर आदमी तो ऐसे ही करता है। तो यहाँ पे भी वही वर्क होता है। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको एसिड में, चाहे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड थे। या जो आपको बेस में मैंने एग्जाम्पल बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। दूसरी इनकी क्या क्वालिटी होगी कि जब ये रिएक्शन कर देंगे ना तो इनकी रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। मतलब कि ये जो रिएक्शन करके ये बना दिया तो फिर वापस ये नहीं बनेगा, एक ही और बनेगा। जो मजबूत आर्मी रहेगा, समझ में, आप फौज में भर्ती हो गए, आर्मी में, इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, युद्ध हो गया, आपको वॉर छिड़ गया बॉर्डर पे, तो जो शरीर से बलवान रहते हैं, मन से बलवान रहते हैं, जिगर से बलवान रहते हैं, वो क्या करें? लड़ने गए तो क्या पीठ दिखा के वापस भागेंगे? नहीं, क्योंकि वो मजबूत हैं। मर जाएंगे वहीं लेकिन वापस नहीं आएंगे। तो जो मजबूत होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, गया लेकिन वापस नहीं आएगा। लेकिन जब ये वीक एसिड की और वीक बेस की बात आएगी ना, तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी यही हो जाएगी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट करेंगे। जो कमजोर आदमी अगर चला गया आर्मी में ना, तो जाएगा भाग कर लड़ने, जैसे वो गोला बारूद बंदूक सुनेगा तुरंत भाग के आ जाएगा दौड़ के। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट करते हैं, एक बार बन भी जाएगा फिर वापस आ जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि ये कंप्लीट हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वीक एसिड जो है कंप्लीट हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और सिमिलरली वीक बेस जो है कंप्लीट हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वीक एसिड का, जैसे कि CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है। एसिटिक एसिड जो है एक वीक एसिड होता है, इसको अगर आप तोड़ेंगे ना तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट करेगा। CH3COO- प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन किया है सर,
लेकिन कंप्लीटली नहीं प्रोड्यूस किया, कुछ अपने पास बचा कर रख ले होगा। काहे बचा कर रख ले? क्योंकि दिमाग में जो है ना शंका घुसलता कि हमको हो सकता है कभी फिर ये दोनों एक बार मिल जाएगा और मिल के फिर इसको ये बना देगा। ये होता है वीक एसिड। सिमिलरली वीक बेस भी वैसे ही होगा कि एक बार रिएक्शन करेगा और फिर वापस वही आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट करेगा। ये वीक बेस है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इधर आपको बना भी देगा एल्युमिनियम प्लस 3OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया लेकिन कंप्लीटली नहीं प्रोड्यूस करता है, और फिर जो है रिएक्शन करके फिर से हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरस हाइड्रोक्साइड हो गया, दीज ऑल आर द वीक बेस। क्लियर है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, क्लियर है। अब यहाँ तक हमने ये भी समझ लिया कि आर्हेनियस ने क्या डिफाइन किया था एसिड एंड बेस के बारे में। जब आप बोलोगे कि सर आर्हेनियस ने इतना सारा डिफिनेशन दे दिया वीक एसिड एंड बेस के बारे में, तो फिर ब्रॉस्टन, लॉरी एंड लेविस क्या करने गए थे? उन्होंने क्यों डिफाइन किया फिर से एसिड एंड बेस को? ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि जो आर्हेनियस ने थ्योरी दिया था ना, वो कुछ मायने में गलत साबित हो गया। बोलोगे सर इतना अच्छा डिफाइन किया फिर भी गलत, बेचारे ने इतना अच्छा रिसर्च किया, इन्वेंशन किया, फिर भी गलत। ऑफ कोर्स इनकी जो थ्योरी थी कुछ जगहों पे रॉन्ग साबित हो गई, गलत साबित हो गई। वो रॉन्ग क्या था इसको भी आपको समझना होगा, जिसको हम लोग जानते हैं लिमिटेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लिमिटेशन। ब्रॉस्टन एंड लॉरी की थ्योरी के कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट वन लिमिटेशन, कुछ ऐसे भी नेचर में सब्सटेंस हैं, क्या बताया थे आर्हेनियस सर, कि हाइड्रोजन कंटेन करेगा। एसिड के बारे में क्या बताया था इन्होंने कि हाइड्रोजन कंटेन करेगा और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इस नेचर में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो कि ना तो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, और जब डिसोसिएशन होता है तो ना ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी वो एसिड है। यानी कि इनकी थ्योरी जो थी वो नेचर को साबित करने में रॉन्ग हो गई। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2, SO3, ये सब एसिड है। लेकिन आप बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। SO2 में कहीं भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। SO3 में कहीं भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। और जबकि ये सब, और ये अगर टूटेंगे तो क्या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे? नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और जबकि ये तीनों के तीनों एसिड है, तो इसको ये बताने में फेल हो गए, तो इसलिए इनकी थ्योरी फेल्ड हो गई। पहली लिमिटेशन ये हुई। फर्स्ट लिमिटेशन क्या हुआ कि जो इनकी पहली कॉन्सेप्ट थी कि हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा या हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा, वो इनकी रॉन्ग होगी। इनकी पहली थ्योरी जो थे वो नेचर को साबित करने में गलत साबित हो गई। सिमिलरली यही नहीं हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एसिड के साथ हुआ, बेस के साथ भी ये फेल हो गए। कैसे? आप बताओ। NH3 क्या है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक बेस है। लेकिन इसमें आप बताओ कहीं भी OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है। H आयन प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग तो इसको एसिड होना चाहिए था। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं प्रेजेंट था, फिर भी अमोनिया बेस है, और जब इसका डिसोसिएशन किया ना तो ये हाइड्रोक्साइड आयन का नहीं प्रोडक्शन किया, लेकिन ये बेस है। तो ये एसिड और बेस में बताने में ये थोड़ा सा इनको डिफिकल्टी फील हुई, ये फेल हो गए इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहला लिमिटेशन तो ये हो गया, पहला लिमिटेशन समझ गए। दूसरी लिमिटेशन इनकी थी थ्योरी की कि इन्होंने क्या बताया था सर कि जब एसिड या बेस हम वो सब्सटेंस हो गए जो ये हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड तो कंटेन करेंगे, सो करेंगे, इनका डिसोसिएशन आप करोगे एक्वस सॉल्यूशन में। इनका डिसोसिएशन आप करोगे एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में, यानी कि वाटर में। तो मैं आपको कहता हूँ कि क्या एसिड और बेस केवल वाटर में ही रिएक्शन कर सकते हैं क्या? क्यों? एसिड पर रिएक्शन नहीं करेगा, मेरे स्किन को नहीं जलाएगा, ये टेबल रखा है उसको नहीं सड़ाएगा, जला सकता है ना। तो एसिड एंड बेस किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, कहीं भी उनका डिसोसिएशन हो सकता है। इन्होंने बताया कि साहब केवल एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही डिसोसिएशन होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा। तो दूसरी लिमिटेशन ये हुई कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन को प्रूफ नहीं कर पाए।
तब दूसरे साइंटिस्ट जैसे कि ब्रोस्टेड एंड लेवरी का दिमाग ठनका कि ये तो बड़ा बुड़बक की तरह बता दिया, बड़ा बेवकूफ़ की तरह एक्सप्लेन किए हैं। हालांकि एक ऐसा कहना गलत है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका भी, लेकिन कुछ जगहों पे लिमिट है। उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने थ्योरी दिया। अब मैं आपको ब्रोस्टेड एंड लॉरी की थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग सर ब्रोस्टेड एंड लॉरी की थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं ब्रोस्टेड एंड लॉरी इन 1923 में इन्होंने बताया, 1923 में। अब पहले वाला लिमिटेशन तो आप जान लिए, कैरहेनियस जी ने क्या क्या लिमिटेड कर दिया था, वो डिफाइन नहीं कर पाया। तो ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने, दो साइंटिस्ट मिलके 1923 में 1923 में फिर से एसिड एंड बेस को डिफाइन किया। और जो इन्होंने डेफिनेशन दिया ना, ये लगभग ऑलमोस्ट 99.9% सब्सटेंसेस को जो एसिड एंड बेस के दायरे में आते हैं उनको डिफाइन कर पाए, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन हो पाया। ये बहुत ही एक लाइन का सिंपल डेफिनेशन दिया इन लोगों ने मिलके। क्या डेफिनेशन दिया वो आप समझेंगे। इन्होंने बताया कि एसिड्स एंड बेस आर दोज सब्सटेंसेस। इसमें एक्सप्लेन इन्होंने क्या किया कि एसिड्स आर द प्रोटॉन रिसेप्टर एंड बेस आर द एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर या रिसेप्टर। ये एक बात बताए कि जब भी एसिड, और एक कब प्रोफाउंडली कंप्लीट होगा, जब एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे में रिएक्शन करेंगे। फिर से एक बार बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी एसिड एंड बेस रिएक्शन करेंगे, कहीं भी रिएक्शन एसिड या बेस के अंदर होगा, तो अगर कोई भी सब्सटेंस, एसिड आर द सब्सटेंस विच कैन डोनेट द प्रोटॉन एंड बेस आर द सब्सटेंस विच कैन रिसिप्ट द प्रोटॉन। जब भी किसी रिएक्शन में, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन का डोनेट कर रहा है, दे रहा है, किसी को दान दे रहा है, तो वो एसिड होगा, और भिखारी है कोई ले रहा है, तो वो बेस होगा। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एसिड आर, ये प्रोटॉन के बेस पे, प्रोटॉन के डोनेशन के बेस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया एसिड एंड बेस को। एसिड आर प्रोटॉन, और प्रोटॉन में यहाँ कौन सा H+ हाइड्रोजन आयन यूज हुआ, जो कि आर्हेनियस थ्योरी में भी यूज हुआ था। जब कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन का डोनेशन करेगा, एसिड आर द प्रोटॉन डोनेट सब्सटेंसेस वाइल, जबकि बेस आर द प्रोटॉन यानी कि H+ एक्सेप्टर या रिसेप्टर सब्सटेंसेस। इनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जब भी एसिड और बेस की आप रिएक्शन करवाओगे, ध्यान से सुनिए, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, तो उस कंडीशन में अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन का डोनेट कर रहा है तो वो एसिड हो जाएगा, और अगर वो प्रोटॉन को रिसेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो बेस का हो जाएगा। और ये लगभग सभी सब्सटेंस पे अप्लाई हुआ और सबको डिफाइन कर पाए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, बहुत ही सिंपली बताऊंगा आपको। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द वाटर। हाइड्रोक्लोरिक क्या है, हम लोग इसको एसिड मानते हैं ना, और इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो इसके तो HCl है, एसिड है, तो एसिड को इन्होंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। HCl क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका डोनेट करके इसने किसको दे देगा, इसको दे देना है, दान दे देना है। तो H2O था, एक हाइड्रोजन और ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, H3O बन गया। ध्यान से सुनिए सर, H3O बन गया। यहाँ पर क्या बच गया सर, क्लोरीन बच गया। तो प्लस क्लोराइड माइनस, क्लोरीन अलग हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग सही हो गया ना। ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, इसलिए एसिड कहला गया।
अब लेकिन दूसरा बात इन्होंने और कहा था कि सर जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस हो जाएगा, तो इसलिए वाटर क्या हो गया, बेस हो गया। बड़ा लॉजिक है यहाँ। अब डोनेट करने के बाद यहाँ पे देखो H जो बेस था, इन्होंने एक और एक्सप्लेन की थी कि जो बेस डोनेट कर होने के बाद एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन, जो फॉर्मेशन करेगा न्यू प्रोडक्ट का वो एसिड होगा। तो ये जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है H3O बना, वो क्या हो गया, एसिड हो गया। H3O एसिड ही तो है, थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था कि H3O क्या है, एसिड है। और जो सिमिलरली प्रोडक्ट यहाँ से जो डोनेट टूट के बन गया वो बेस होगा। ये क्या होगा, बेस होगा। ये यहाँ पे भी अप्लाई होगा। कैसे होगा देखिए, अगर आप इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों के, फिर इस रिएक्शन को आप भूल जाओ। 1 मिनट के लिए मैं इस रिएक्शन को भूलता हूँ, ठीक है जी, इस रिएक्शन को आप भूल जाओ। H3O और क्लोरीन को रिएक्शन करवाओ। H3O एंड क्लोरीन को आप रिएक्शन करवा रहे हैं। H3O को आप क्या मान रहे हैं, एसिड है, मान क्या रहे हैं, एसिड है ही। और इसको आप अभी कुछ मत मानिए, 1 मिनट के लिए आप कुछ मत मानिए, कहिए कि नहीं है बेस, आप मन में कहिए कि नहीं है बेस, हम भी कह रहे हैं। तो अब ये एसिड है, तो एसिड का इन्होंने क्या बताया कि एसिड तो हमेशा दान ही है, हाइड्रोजन दान ही करेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है इसने दान कर दिया और इसको दे दिया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, HCl, H यहाँ आ गया, क्लोरीन के साथ मिलकर फिर क्या बन जाएगा, इधर रिएक्शन करवाता हूँ, HCl बन जाएगा ना, इसको दान कर दिया HCl, यहाँ से एक चला गया, तो अब यहाँ क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ क्या हो गया, H2O हो गया। यहाँ भी अप्लाई होता है। अब देखिए, चूंकि ये दान किया इसलिए एसिड कहलाया, ये क्या किया, एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, इसलिए क्या कहलाया, ये बेस है। इनकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग थी और बहुत ही एप्लीकेबल हुआ। यहाँ पे ये वाला रिएक्शन भी मैं एज यूजुअल रहने देता हूँ, HCl प्लस H2O। HCl को आपने एसिड कहा था और H2O को आप बेस कहा था। ये तो आप बोलोगे सर HCl पे एक एग्जांपल देके बता दिए, एक एसिड पे एग्जांपल देके बताइए, जरा बेस पे एग्जांपल देके बताइए। तो अभी बताता हूँ, देखिए NH3 क्या है, अमोनिया है। अमोनिया क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अमोनिया को आप क्या मानते हो, बेस मानते हो। और इसकी रिएक्शन आप करवाओ किसके साथ, H2O के साथ। H2O के साथ अगर हमने रिएक्शन कराया, अभी इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई बेस होगा तो वो हाइड्रोजन आयन को मांगेगा, भीख मांगेगा, भिखारी की तरह। तो ये हाइड्रोजन आयन तो देगा नहीं क्योंकि ये बेस है, तो ये क्या करेगा, इससे भिखारी की तरह भीख मांग रहा है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से टूट के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया, NH3, हाइड्रोजन 3 था ही, एक और आ गया तो 4 हाइड्रोजन बन गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा सर। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिया बोलते हैं। और जब ये NH4 बन गया तो इसको क्या बोलते हैं सर, अमोनियम बोलते हैं। लेक्चर के शुरू में ये दोनों वर्ड का बात मैंने किया था, डिस्कशन किया था। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, एक ही तो हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ HO बच गया, मतलब यहाँ OH माइनस, O बच गया और H बच गया, OH का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ के कॉन्सेप्ट है उसको बता रहा हूँ। इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया इसलिए बेस कहलाया। लेकिन सर इनके अकॉर्डिंग तो ये हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है, तो डोनेशन वाले को क्या बोलते हैं, जो दान करता है उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो यानी कि ये एसिड है। यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा सर। अगर आप इसको फिर से बनाना चाहें, इन दोनों का रिएक्शन करवाना चाहें, तो ये अमोनिया था जो बेस था। अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। और मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि NH4 अगर बन गया, अमोनियम बन गया, तो अमोनियम क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है सर, वीक एसिड होता है, ठीक है। तो अब एसिड है, अब तो ये एसिड बन गया, तो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, दान करने की। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, प्रोटॉन को दान करता है। एक हाइड्रोजन को ये दान कर दिया, किसको, इसको दे दिया, तो यहाँ से एक H निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, NH3 बच गया ना सर, और एक H यहाँ आ गया, तो ये फिर क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन H2O बन जाएगा। यानी कि इसने दान किया इसलिए एसिड कहलाया, और इसने एक्सेप्ट किया इसलिए क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसने भीख लिया था, भिक्षा लिया था। समझ में आया कि इन दोनों की क्या चल रही है। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा
वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा। क्लियर है आपको? अब एक यहाँ पे बोलोगे कि सर बहुत बड़ा ही लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? कि आज तक सर हमने पढ़ा था कि वाटर जो है, ये वाला H2O, वाटर जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, तभी तो हम लोग पीते हैं। H2O है तो न्यूट्रल है, H3O बन गया तो बेस बन एसिड बन जाएगा, जिसको हाइड्रोनियम बोलते हैं। H3O थोड़ी पी सकते हैं आप, H2O ही ओनली पी सकते हैं। तो अब बोलोगे सर एक बार आपने बता दिया कि H2O बेस था, यहाँ पे काम कर रहा था बेस जैसा, एक बार आपने बता दिया कि H2O एसिड था, एसिड जैसा काम कर रहा था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए भी ब्रॉस्टन एंड लॉरी ने बताया कि वैसे सब्सटेंस जो किसी के जो दल बदलू हो, आज की पार्टियां होती है ना दल बदलू, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में भाग रहा है, कुछ कांग्रेस से बीजेपी में भाग रहे हैं, बीजेपी से तृणमूल में भाग रहे हैं, कोई किसी में भाग रहा है, दल बदलू लोग हैं ना। तो इन्होंने भी उस समय भी दल बदल हो रहा था केमिस्ट्री में, एक कभी न्यूट्रल बन रहा है, कभी बेस बन रहा है, कभी एसिड बन रहा है। तो ब्रॉस्टन एंड लॉरेन ने डिफाइन किया कि वैसे सब्सटेंस जो एट ए टाइम एसिड का काम कर सकते हैं, किसी टाइम बेस का काम कर सकते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्वेश्चंस इससे भी अराइज होते हैं। व्हाट इज द एम्फोटेरिक सब्सटेंस? द सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एट अ टाइम एज अ बेस एंड एसिड, दे आर नोन एज द एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस जो एसिड के जगह पे एसिड के जगह काम करे, कहीं कहीं बेस के जगह पर बेस के जैसा काम करे, तो उनको हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसमें जनरली एम्फोटेरिक सब्सटेंस के आप एग्जांपल याद रखेंगे, जिसमें H2O है यानी कि वाटर है, उसके बाद अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो द एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज। बॉडी प्रोटीन, जो भी प्रोटीन्स होते हैं, दोज ऑल आर द एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज। समझ में आया आपको? एसिड बेस, ब्रॉस्टन लेवरी थ्योरी, अरहेनियस थ्योरी। इसके बाद है लेविस थ्योरी। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ा, एक दिन सब कुछ पढ़ लेंगे तो घनचक्कर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। आज ये 2 थ्योरी पढ़ते हैं, आगे की जो लेविस थ्योरी है और उसके बाद जो एसिड बेस बैलेंस है उसके बारे में हम लोग चर्चा, डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।